शुरुआत में मैं बोल दूंगा, कृपया इस वीडियो को देखने से पहले ये समझ लें कि इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खुश हो, ठीक है? अपनी सोच अच्छी। हे गाइस, दिस इज संघर्ष रॉय एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं इट इज टाइम टू इनेक्ट सीरियस एक्ट। द हिंदू की न्यूज है। क्या है उस आर्टिकल में? एक अच्छा एडिटोरियल था जिसके अंदर बहुत अच्छी बातें थी, उसको बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करने का प्रयास करेंगे LGBTIQ कम्युनिटी के बारे में। क्या होती है ये कम्युनिटी? देखिए, आप खुद एक सोच के देखिए कि आपको एक ऐसी शादी का इनविटेशन आ रहा है जिसमें लड़के की शादी लड़के से हो रही हो और लड़की की शादी लड़की से हो रही हो। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यस, दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि किसी लड़की की शादी लड़के से हो रही है, किसी पुरुष की शादी महिला से हो रही है, और ऐसी शादी आपने अटेंड भी की होगी। लेकिन ऐसा समझ के देखिए कि एक लड़की की शादी लड़की से होने जा रही है और एक लड़के की शादी लड़के में होने जा रही है। तो क्या है ये ऐसे लोग? कौन होते हैं ऐसे लोग? और ऐसे लोगों की कम्युनिटी को, समुदाय को क्या कहा जाता है? LGBTIQ+ ऐसी कम्युनिटी कहा जाता है। तो क्या है ये सारी चीज? क्या है इनकी हिस्ट्री? कौन इस कैटेगरी में लोग आते हैं? दुनिया में इसके लिए क्या रूल बना रखा है और भारत में इसके लिए क्या रूल है और वर्तमान में क्या स्थिति है? क्या ऐसा हो सकता है कल को आपको ऐसा इनविटेशन मिल जाए जिसमें एक लड़के की शादी लड़के से हो रही हो और एक लड़की की शादी लड़की से हो रही हो? क्या है सारा मामला? ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है? ये सब जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे वीडियो के अंदर। आप जुड़े रहिए। देखिए, यहां पे बात की जा रही है LGBTIQ+ कम्युनिटी। ये जितने भी वर्ड्स लिख रखे हैं इन सब का एक स्वतंत्र मीनिंग है। मतलब ऐसे लोगों का समुदाय जिनका सभी को मिलाकर के क्या कहा जाता है? LGBTIQ कहा जाता है। यहां पर आते हैं और समझते हैं। देखो, ह्यूमन बीइंग यानी हम सब मनुष्य है, और मनुष्य के अलावा जो भी प्रकृति में है, जितने भी जीव प्रकृति में है, वे हमारे अपने ऑपोजिट सेक्स के क्या करते हैं? वहां पे रिप्रोडक्शन होता है। मतलब पुरुष का महिला के साथ संबंध होता है, या फिर कोई और जीव है उसमें एक मादा होगा और एक नर होगा। दोनों में जब संबंध बनेंगे तब नई संतति उत्पन्न होती है जिससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी दुनिया चलती है। ये सिस्टम जो है सभी जीवों पर लागू होता है। अब हम ह्यूमन बीइंग हैं, भगवान ने हमें थोड़ा अलग बनाया, थोड़ी बुद्धि ज्यादा दे दी, तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के कुछ कहीं और पहुंच जाते हैं। जिस समुदाय के लोग थोड़ा एक्स्ट्रा सोच के कहीं और पहुंच जाते हैं उन्हें हम LGBTIQ कहते हैं। क्यों पहुंचते हैं वो सारा जानेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग दो प्रकार के होते हैं। एक ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनको हम कहते हैं हेटेरोसेक्सुअल, और एक ह्यूमन बीइंग होते हैं जिनको कहते हैं होमोसेक्सुअल। इनको हिंदी में कहते हैं विषमलिंगी, और इन लोगों को हम कहते हैं समलिंगी यानी समलैंगिक। ये दो प्रकार के प्रकार हो गए। हेटेरोसेक्सुअल किसे कहते हैं? ऐसे लोग जो अपने खिलाफ वाली यानी जो ऑपोजिट सेक्स होती है उसके साथ में अगर वो इंटरेक्शन करते हैं, शादी करते हैं या किसी प्रकार के संबंध रखते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? हेटेरोसेक्सुअल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मेल है या फिर उसका विवाह अगर फीमेल से हो जाए, कोई भी बॉय गर्ल के साथ संबंध बनाए, इसको हम हेटेरोसेक्सुअलिटी कहते हैं। और ये हमारे समाज में पाया जाता है। संपूर्ण विश्व में ज्यादातर लोगों की इसी तरीके से शादी होती है और हमारी प्रकृति भी इसी के अनुसार चलती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ होता, अगर हमारे मम्मी पापा की शादी नहीं हुई होती, तो शायद आज हम दुनिया में नहीं आए होते। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी मानसिकता वाले लोग जो छोटी मानसिकता रखते हैं, प्लीज इस वीडियो को नहीं। शब्द यूज किए जाएंगे, आपत्तिजनक शब्द है, लेकिन समझने के लिए उन आपत्तिजनक शब्दों को सुनना पड़ेगा। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि सर का कैरेक्टर ऐसा इसलिए ऐसा बोल रहा है, ऐसी बात को नहीं समझे। इसमें यह समझना है कि ऐसे लोग दुनिया में होते क्यों और क्या बात है। तो हेटेरोसेक्सुअल विषमलिंगी किसे कहते हैं? मेल और फीमेल से अगर शादी हो रही है, यानी जैसा कि हमारी प्रकृति में सब सही से चढ़ा, उसको मेल की फीमेल से शादी होने पर इनके संबंध बांधने के बाद में संतति क्या होती है? उत्पन्न होती है, और ये सिस्टम आगे चलता रहता है। ऐसे लोगों को हेटेरोसेक्सुअल कहा जाता है, विषमलिंगी कहा जाता है। और ये जो सिस्टम है ये प्रकृति के अनुसार है। नॉर्मली हम हमारे समाज में आसपास ये सब देखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं दुनिया में जो इस सिस्टम के क्या है? अगेंस्ट है, जो इस सिस्टम से अपने संबंध नहीं बनाते, शादी नहीं करते, बल्कि किसी और सिस्टम को फॉलो करते हैं। और वो जो सिस्टम है उसको हम होमोसेक्सुअलिटी कहते हैं, यानी समलैंगिकता कहते हैं। समलैंगिकता का मतलब हुआ पुरुष के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, और महिला के प्रति, गर्ल के प्रति अट्रैक्ट हो रही है, और जो बॉय है वो बॉय के प्रति अट्रैक्ट हो रहा है। इस प्रकार की कम्युनिटी LGBTIQ। और भी बहुत सारी प्रकार के लोग आते हैं इसमें। कौन कौन आते हैं समझते हैं एक। यहां से मैंने L उठाया है, और इस LGBTIQ ये लोग कौन होते हैं अभी समझेंगे इसको। देखो, L का मतलब यहां पर है लेस्बियन किसे कहते हैं ये समझो आप। लेस्बियन किसे? ये जो साइन नजर आ रहा है ये आपके जो महिलाएं होती है उनके अंडर के साइन है, तो ये महिलाओं की साइन है, यहाँ पे महिलाओं की है। लेस्बियन किसे कहते हैं? तो लेस्बियन उन लोगों को कहते हैं
अगर कोई लड़की है और वो लड़की के प्रति क्या है, अट्रैक्ट है, यानी एक लड़की दूसरी लड़की से शादी करना चाहती है या उसके साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहती है या उसके साथ रिलेशन में रहना चाहती है, ऐसे लोगों को लेस्बियन कहा जाता है। हमारे देश में भी पाया जाता है और दुनिया के बहुत सारे देशों में पाए जाते हैं, जिनको हम लेस्बियन कहते हैं। ये क्या होता है लेस्बियन? गर्ल अट्रैक्टेड टू अनदर गर्ल। इट मींस एक लड़की दूसरी लड़की के प्रति अगर अट्रैक्टिव है, दे वांट टू सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड ऑल दैट, दैट इज कॉल्ड एज लेस्बियन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन, गे। गे में क्या होगा? आप साइन देख सकते हो, बॉय बॉय, जी का मतलब गर्ल मत समझना, जी का मतलब गे। गे कहते हैं आपको पुरुष अगर समलैंगिक हो, लेस्बियन महिला समलैंगिक हो और पुरुष समलैंगिक हो, उसे हम गे कहते हैं। क्या है गे? गे का अर्थ है बॉय का बॉय से रिलेशनशिप हो या फिर बॉय का अट्रैक्शन किसी बॉय के प्रति हो, उसको हम गे की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं। तो एल जी क्लियर हो गया। अब पीछे बचा बी। बी का अर्थ होता है बायोसेक्सुअल, सॉरी बायसेक्सुअल, बायो नहीं बायसेक्सुअल। बायसेक्सुअल क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई एक पुरुष है, कोई एक लड़का है, वो लड़के के प्रति भी अट्रैक्टिव हो रहा है और लड़की के प्रति भी अट्रैक्टिव हो रहा है, यानी दोनों तरफ लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को बायसेक्सुअल कहते हैं। यानी जो बोथ टू गर्ल और बॉय, या फिर कोई लड़की है जो लड़की के प्रति भी अट्रैक्ट हो रही है और लड़के के प्रति भी अट्रैक्ट हो रही है, ऐसे लोगों को बायसेक्सुअल कहते हैं। यानी दोनों सेक्स के प्रति वो क्या उनका क्या रहता है? अट्रैक्शन रहता है। तो एलजीबी यानी बायसेक्सुअल, तो ये दोनों इसके प्रति होते हैं। तीसरी जो हमारे पास कैटेगरी आती है उसको हम ट्रांस कहते हैं। ये लोग नॉन बाइनरी होते हैं, यानी जन्म से ही इन्हें पता नहीं होता है कि इनका लिंग क्या है, मतलब पुरुष है कि महिला है, किस कैटेगरी में आते हैं। इस तरह की जो कम्युनिटी होती है उसको हम ट्रांस कहते हैं। और ये ट्रांसजेंडर किसे कहा जाता है? किन्नर लोग होते हैं। कभी रेल में गए वो लोग, ठीक है, उन लोगों को हम किन्नर या फिर उनको हम कह सकते हैं ट्रांसजेंडर कहते हैं। आजकल इनको अधिकार मिलने शुरू हो गए और ये पुलिस वगैरह में सब जगह, क्योंकि एलजीबीटी जो आई कम्युनिटी है बहुत मजबूत हो चुकी है, वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रही है और उन्हें लड़ना भी चाहिए। बाद में बात करेंगे, आप समझेंगे सारी चीज, ये लोग किस मानसिकता से आते हैं, क्या हमें इनकी मानसिकता का विरोध करना चाहिए, क्या हमें इन लोगों को सम्मान करना चाहिए या समाज से इनको हाशिए पर रखना चाहिए, सारी बात समझेंगे। ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं? जिन्हें बचपन से ही पता नहीं होता है कि वो लड़का है या लड़की है, तो बाद में वो जीवन अपना या तो लड़के के रूप में जी रहे होते हैं या फिर लड़की के रूप में जी रहे होते हैं, तो उनको नॉन बाइनरी कहते हैं। इंटरसेक्सुअल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको वो क्या है और जन्म से ही हमें पता ही नहीं चलेगा वो क्या है, उनको इंटरसेक्सुअल कहते हैं। इनका सर्जरी वगैरह के द्वारा क्या किया जा सकता है, इन्हें फिर से पुरुष या महिला बनाया जा सकता है। इसके ऊपर विचार चल रहा है कि क्या लोगों को सर्जरी करवाना सही है या नहीं है, इसके ऊपर विचार। तो बहुत सारी चीजों पे आजकल दुनिया में क्या चल रहा है विचार, उस पर बात करेंगे। क्वीर कहते हैं इसको, कॉन्ट्रडिक्शन होता है मन में कि भाई मैं लोगों के फीमेल हूं, ये सारी चीजें चल रही होती है। मोस्ट आप तीन चीजें याद रखना, एल जी और बी। लेस्बियन, गर्ल अट्रैक्टेड टू अ गर्ल, गे अ बॉय अट्रैक्टेड टू अ बॉय, और बी बायसेक्सुअल कहते हैं इट मे अट्रैक्ट, ही मे अट्रैक्ट टू गर्ल और बॉय बोथ, सो दैट इज कॉल्ड एज बायसेक्सुअल। तो आई होप आपको यहां पे समझ में आया होगा। यानी अपन ऐसा समझ लेते हैं, आप ऑब्जेक्शन उठाओगे सर ऐसे सीधे शब्द बोल रहे हो, ये शब्दों में कुछ नहीं है, ये शब्द हम सेक्स का मतलब लिंग होता है तो इसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, समझिए आप। तो यहाँ पे गर्ल गर्ल, बॉय बॉय और बोथ टू गर्ल एंड बॉय। तो इसका अगर लड़की लड़की से शादी करना चाहती है तो उसको हम लेस्बियन कहेंगे, लड़का लड़के से शादी करना चाहता है उसको हम गे कहेंगे। ऐसा भाई हो जो लड़की से भी शादी करना चाहता हो और लड़के से भी करना चाहता हो, दोनों के साथ चलना चाहता हो, उसको हम बायसेक्सुअल कहते हैं। बाकी ट्रांसजेंडर्स होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि हम पुरुष है कि महिला है, जो मतलब जो लोग होते हैं हमारे किन्नर लोग, जो रेल में आप देख लेते हो आजकल, उन लोगों को काफी क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। तो आई होप यहां से आपको समझ में आया होगा कि LGBTIQ+ कम्युनिटी चीज क्या है। अब समझो इसको, ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, ठीक है, क्या है मानसिकता, सारी चीज समझेंगे। यहाँ पे क्या लिखा, इट इज टाइम टू इनेक्ट सीरियस एक्ट। यानी यहाँ पे एक बढ़िया सी एक सुंदर सी कहानी है एक प्रोफेसर की, दिल्ली अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, उन प्रोफेसर वो क्या थे, गे थे, उनकी एक स्टोरी है, वो अभी मैं आपको बताऊंगा और फिर बताऊंगा दुनिया में क्या कानून है ऐसे लोगों के लिए। यानी कोई व्यक्ति ये कहता मैं लड़की लड़की से मैं शादी करूंगी, लड़का कह रहा है मैं लड़के से शादी करूंगा, तो ऐसे दुनिया में क्या नियम है, और फिर बात करूंगा भारत में क्या नियम है, और फिर आप अपनी एक राय बनाइए कि हमें क्या, आप क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में। तो आप देखिए LGBTIQ क्या है, आपको समझ में आ गया। ऐसे लोग जो समलैंगिक होते हैं, एक स्मॉल वर्ड में देखें तो ऐसे लोग जो समलैंगिक होते हैं, यानी समान जो लिंग वाले लोग हैं, वो शादी करना चाहते हो, जीवन में साथ बिताना चाहते हो, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, LGBTIQ कम्युनिटी कहते हैं।
अब बात करते हैं, ये लोग अभी से तो है नहीं, ये लोग बहुत सालों से होंगे। और दुनिया में इसके लिए क्या नियम है, पहले बात करेंगे वर्ल्ड में क्या सिस्टम है, यानी दुनिया इनके बारे में क्या सोचती है, और इंडिया में इस बारे में क्या नियम है, ये हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये लोग कौन हैं और समाज में ये लोग आते कहां से, और हमें ऐसे लोगों के प्रति क्या सोच रखनी चाहिए, वो आप एक कंक्लूजन पहुंच जाएंगे अगर इस चीज को देखने के बाद में। वर्ल्ड, अगर दुनिया की बात करें, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी को, यानी इस तरह की शादी को, लड़की की शादी लड़की से, लड़के की शादी लड़के से, इसको कानूनी वैधता प्राप्त है। यहां तक कि भारत में भी वैधता प्राप्त होने की कगार पर है। भारत में चीज क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो दुनिया के ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पर इसको क्या प्राप्त है, यहां पर उनको मान्यता प्राप्त है और वो शादी कर सकते हैं, आराम से जी सकते हैं। सोसाइटी में भी ज्यादा विरोध नहीं होता है, ऐसे फालतू की बातें नहीं, पड़ोसी बातें नहीं करते हैं, अरे तनखा दिन पढ़ो एक छोरी ब्याह कर लो, ऐसा वहां पे बातें नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और वो बहुत फॉरवर्ड है, उनकी थिंकिंग फॉरवर्ड है। क्या इंडियन सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, ये बात इसी वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं। एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी हो गया। अब वर्ल्ड में देखो 3 यूनिवर्सल एजेंसीज, किसी भी देश में चला जाओगे 3 हमारे पास ऐसे संस्थान होते हैं जो हमें किसी भी चीज, नई चीज को स्वीकार करने में, अगर समाज स्वीकार करेगा नहीं करेगा, वो लोग तय करते हैं। एक कौन होता है, रिलीजन, यानी किसी देश में धर्म है, धर्म तय करता है कि कोई नई चीज समाज में किसी प्रकार की आई है, क्या उसको एक्सेप्ट किया जाए नहीं। दूसरा, कानून उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा। तीसरा, मेडिकल उसको स्वीकार करेगा नहीं करेगा। ये जो लोग हैं इनका सब विरोध कर रहे हैं। रिलीजन इसका विरोध कर रहा है, धर्म कहता है कि ये चीज प्रकृति के खिलाफ है, और ये बात सच भी है कि ये चीज प्रकृति के खिलाफ है। पुरुष को महिला से शादी करनी चाहिए, लेकिन ये तो गलत ही होगा ना, पुरुष पुरुष से शादी कर रहा है। जब आप प्रकृति के खिलाफ जा रहे हो, प्रकृति ने जब पुरुष पुरुष से शादी करेगा तो फिर बच्चे कहां से होंगे, फिर आप आगे अपनी संतति कैसे बढ़ाओगे। एक तरीके से देखा जाए तो इनका सही पॉइंट है कि एक पुरुष को पुरुष से शादी नहीं करनी चाहिए और एक लड़की को लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारी प्रकृति नेचर के खिलाफ है। और इस तरह की चीजें वो लोग कहते हैं, एक गिरी हुई मानसिकता की सोच है। जो विकृत मानसिकता के लोग होते हैं वो इस तरह की सोच रखते हैं। इसका रिलीजन इस आधार पर इस चीज का क्या करता है, विरोध करता है। कानून क्या देखता है, कानून मुख्यतः यहाँ पे इनको बचाने के लिए हर बार जो भी आ गया है वो कानूनी है। कानून ने आगे आके कहा इन लोगों को भी अपना जीवन जिस तरीके से जीना चाहते हैं उन्हें उस तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए कानून इनके साथ खड़ा रहा, जैसा इंडिया में भी रहा। बताऊंगा कैसे खड़ा रहा। मेडिकल डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट आप कहोगे कैसे, तो मेडिकल ऐसे, अगर कोई भी व्यक्ति है, मेडिकल डिपार्टमेंट को ये पता है कि पुरुष से शादी करता है कल को, तो वहां पर कोई ऐसा संभव ही नहीं है कि हम लोग मेडिकल डिपार्टमेंट ऐसा कुछ कर सके कि उस व्यक्ति के बच्चे हो जाएं या रिप्रोडक्शन कर सके। ये तो नेचर के खिलाफ है, तो पर चीज को कोई डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता। इसका ये तीनों संस्थाएं, रिलीजन, लॉ और मेडिकल, तीनों मिलकर के किसी चीज को, सोसाइटी में कोई नई चीज इमर्ज होती है, उसको अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो संपूर्ण सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन एलजीबीटीआईक्यू के साथ देखा जाए तो सिर्फ लॉ, कानून उनको थोड़ी सी सह दे रहा है, बाकी सब लोग इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं दुनिया में। एक देश है यूके, जिसको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं। इसमें एक घटना हुई, उस घटना को समझो कि एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी के लोग, आपको पता चलेगा कि क्या हमारी नहीं, वेस्टर्न कंट्रीज की क्या मानसिकता है इनके प्रति। एलान ट्यूरिंग, ये जो नाम आपको दिख रहा है एलान ट्यूरिंग, ये कौन था, ये इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, कंप्यूटर साइंटिस्ट था, मैथमेटिशियन था, यानी गणितज्ञ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, तब इस आदमी ने इंग्लैंड के लिए और यूरोपियन कंट्रीज जो है, जो मित्र राष्ट्र थे, उनकी तरफ से इसने बहुत सारे कंप्यूटर्स में जो सिस्टम था उनको उनके लिए इजी किया, बहुत सारे कोड इनक्रिप्टेड किए और बताया कि क्या सूचना आ रही है उधर से। इसने बहुत ही अच्छा काम किया उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, और इसी वजह से मित्र राष्ट्रों को जीत के पक्ष में रहे। लेकिन 1952 में क्या हुआ, 1952 में ये पता चला कि ये जो एलान ट्यूरिंग नाम का व्यक्ति है, जो ये साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, ये आदमी गे है। जो मैंने पीछे आपको बताया था GY, गे का अर्थ है ये समलैंगिक है, इसके संबंध एक पुरुष के साथ में, यानी पुरुष एक होते हैं और पुरुष के साथ इसके संबंध है। इस कारण इंग्लैंड की उस वक्त की गवर्नमेंट में, इंग्लैंड के उस वक्त के कानून में, वहां पर यह सिस्टम था कि कोई भी होमोसेक्सुअल है, समान लिंग से अगर कोई भी संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को सजा होगी। इस वजह से इसको कन्विक्टेड फॉर बीइंग गे, गे होने के लिए इसे क्या किया गया था, कन्विक्ट किया गया था, इसे सजा दी गई थी और उसके बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। ये कहानी थी एलन ट्यूरिंग की, जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। तो आप सोच के देखिए, एक साइंटिस्ट भी होमोसेक्सुअल हो सकते हैं, उसका अट्रैक्शन एक पुरुष के प्रति हो सकता है। लेकिन वहां पे बाद में जब लोगों ने, वहां के लोगों ने, वहां की सरकार ने विचार किया कि ये तो गलत है, इन लोगों की भी फीलिंग होती है, इन लोगों की भी कुछ भावनाएं होती है, इन लोगों की भी मानसिकता होती है, उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, और वहां पे नियम बदला गया और इसी व्यक्ति के, इसी वैज्ञानिक के नाम पे वहां पे एक कानून आया जिसको हम एलान ट्यूरिंग लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं?
एलान ट्यूरिंग लॉ। कौन से देश में आया? इंग्लैंड में आया, यूके में आया। और क्या किया गया? इन्होंने यहां पर जो होमोसेक्सुअलिटी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब उनके वहां पर जितने भी नियम थे जिनमें एक पुरुष की पुरुष से शादी, एक महिला की शादी को क्राइम माना जाता था, अपराध माना जाता था, उसको मिटा करके उसकी जगह कानून लिख दिया गया कि इस तरह के लोग आराम से शादी कर सकते हैं, साथ में रह सकते हैं और समाज इनको गलत नजरिए से नहीं देखेगा, कानून भी इनको सजा नहीं देगा, ऐसे संबंध बनाए जा सकते हैं और एक पुरुष पुरुष के साथ रह करके खुशनुमा लाइफ जी सकता है। ऐसा वहां के कानून में लिख दिया और इसी कानून को एलान ट्यूरिंग लॉ कहा जाता है। यानी इंग्लैंड ने पहले उस साइंटिस्ट को सजा दी, लेकिन बाद में वहां के लोगों की सहायता से या फिर सरकार ने क्या किया, इस नियम को बदल दिया। अब इंग्लैंड में क्या है, होमोसेक्सुअलिटी वैलिड है, क्या वहां उसको क्राइम नहीं समझा जाता है और इसको क्या किया जाता है, वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक, अभी इसको लेकर के ईयू में इश्यू चल रहा है। ईयू क्या है? यूरोपियन यूनियन। अगर आपको याद हो, यूरोपीय देशों ने मिलकर के यूनियन बना रखा है, संगठन बना रखा है। यूरोपीय जो संघ है, इसमें क्या चल रहा है, मुद्दा चल रहा है। कुछ देश हैं यूरोपीय संघ के, कुछ देश हैं वो उनका, आपको जानना, यूरोपीय यूनियन क्या है, सारे देशों के बीच बाउंड्रीज नहीं है, उनकी करेंसी भी एक है, आ जा सकते हैं, सारा व्यापार, सारी सांस्कृतिक, सारा, कोई वीजा नहीं लगता है। ठीक है, इस कारण कुछ देश वहां पर है जो कह रहे हैं एलजीबीटीआई कम्युनिटी को हम लोग क्या देंगे, वहां पे वैलिडिटी देंगे, वो जी सकते हैं, फ्री जी सकते हैं। कुछ देश ऐसे जो इसका विरोध कर रहे हैं। इसका वर्तमान में ईयू में भी इश्यू चल रहा है। कुछ देश कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारी प्रकृति के खिलाफ है, हमारे जो नियम समाज में है, सोसाइटी में जो नियम उसके खिलाफ है, हम लोग समलैंगिकता को क्या नहीं देते हैं, स्वीकार नहीं करते। लेकिन कुछ फॉरवर्ड कंट्रीज वो कह रही है हम स्वीकार करते हैं। तो ईयू में भी इश्यू चल रहा है। तो ये तो था वर्ल्ड सिनेरियो, यानी दुनिया में इनके लिए क्या है। अब मैंने देखा बहुत सारे, आपने भी खबर में कई बार सुन लेते हो, बहुत सारे देश इसको क्या कर रहे हैं, वैलिड बना रहे हैं, कानूनी बना रहे हैं और इस तरह के लोग क्या कर सकते हैं, आपस में शादी कर सकें और खुशनुमा लाइफ जी सकते हैं। ये तो था दुनिया में। अब आते हैं हमारे प्यारे इंडिया के अंदर। यहां पे आपको बहुत अच्छी बात देखने को मिली। इंडिया की बात करते हैं। जैसे कि जैसे यहाँ पे एलान ट्यूरिंग है, वैसे कि वैसे इंडिया में भी एक आदमी का है, नाम सुनिए, उनका नाम है प्रोफेसर रामचंद्र सीरस। ठीक है, इसी वजह से ये ऊपर हेडिंग थी इनकी, बताऊंगा क्या है। प्रोफेसर रामचंद्र सीरस कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे। रामचंद्र सीरस क्या थे? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इनके ऊपर आरोप लगा था कि ये गे हैं। इन्होंने वहां पे कॉलेज में पढ़ाते के दौरान जहां पे भी रहते थे, उन्होंने एक रिक्शा वाले के साथ, ऐसा कहा गया था, ठीक है, पुरुष के साथ क्या बनाए थे, संबंध बनाए थे, इनके संबंध थे, यानी ये गए थे, समलैंगिक थे, इनके पुरुष थे तो इनके पुरुष के साथ संबंध थे। ये बात भारत में मुद्दा बन गई। इस वजह से वहां से इनको कॉलेज से निकाल दिया गया और इसके बाद में इनके खिलाफ लोगों की एक मानसिकता बन गई, इनको अलग कर दिया गया सोसाइटी से। इनको ये कहा जाता था कि भाई आपने ये गलत काम किया, आप हो कौन, मतलब इस तरह से चीजें कैसे कर सकते हो, एक पुरुष हो गए, पुरुष के साथ ही शुरू हो गए, ये सारी चीजें इनको सुननी पड़ी और मेंटली इनको ट्रॉमा, बहुत परेशान किया गया, टॉर्चर किया गया इन्हें। इसके बाद ऐसा कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हो गई थी, पता नहीं चला किस तरह से, किस कंट्रोवर्शियल मृत्यु थी, किसी को पता ही नहीं था कि ये व्यक्ति मिस्टीरियस तरीके से कैसे मर गया और इसकी मृत्यु कैसे हुई। हो सकता है किसी ने मार दिया हो, ऐसी चीजें हुई। तो ये प्रोफेसर रामचंद्र सीरस जो थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाते थे। तो आप समझ के देखिए इस तरह के लोग कम नहीं है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे इन लोगों को समाज की जो मानसिकता है, ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, उसका सामना करना पड़ता है और कई बार उनकी मृत्यु भी हो जाती है या फिर हत्या भी हो जाती है। इस कारण प्रोफेसर रामचंद्र सीरस पर एक फिल्म भी बनी हुई जिसको अलीगढ़ नाम से फिल्म है, आप देख सकते हो। उसके अंदर आप देखना, उसमें आपको पता चलेगा कैसे प्रोफेसर को क्या होती है, सारी चीजें होती है, वो उस मूवी में है सारा। ठीक है, तो ये तो थे यहाँ पे इंडिया में। अब इंडिया में बात करें, ये तो मैंने उदाहरण बताया कि इंडिया में ये एक उदाहरण बताया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो लोग होमोसेक्सुअल है, जो इसके लिए कानून में लड़ाई लड़ रहे थे। अब बताते हैं आपको इंडिया में क्या है, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी है। हमारी जो समाज है वो ऑर्थोडॉक्स है, परंपरागत समाज है और उनकी मान्यता यह है कि पुरुष का संबंध स्त्री से होता है और स्त्री का संबंध पुरुष से होता है। इसके अलावा किसी प्रकार का संबंध है वो गलत है और वो प्रकृति के खिलाफ है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भगवान हमसे नाराज हो जाएंगे, प्रकृति हमसे नाराज हो गई जाएगी और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी सोच हमारी रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स सोच है। जहां तक देखा जाए काफी हद तक सही है, लेकिन पूरी तरह सही है या नहीं है इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यहां पर ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि मिडाइवल इंडिया में, मिडाइवल इंडिया का मतलब होता है जो मध्यकालीन भारत था, उसमें ऐसे एविडेंस मिलते हैं कि लोग होमोसेक्सुअल हुआ करते थे, लोग समलैंगिक हुआ करते थे मिडाइवल इंडिया में। जैसे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा जाता है उसके मलिक काफूर के साथ संबंध है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, कहानियां सच कितनी है उस वक्त, लेकिन जब कोई भी कहानी होती है तो पक्का थोड़ा बहुत तो कुछ होता ही होता है। तो इसका भारत में जो हमें प्रमाण मिलते हैं कि होमोसेक्सुअल पहले लोग होते थे कि नहीं होते थे, कि वर्तमान में होने शुरू, तो ऐसा कहा जाता है कि पहले लोग भी थे। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, अंग्रेज जो थे, आप देख लो 1952 तक अंग्रेज खुद अपने देश के अंदर क्या कर रहे हैं,
एक बहुत बड़े साइंटिस्ट को भी सजा दे रहे कि तुम गे हो इसलिए सजा देते हैं। ये लोग भारत में उससे पहले अपना प्रबंध करके चले गए थे। इनको पता था कि भारत में भी ऐसे लोग होंगे जो लड़का लड़के के साथ ट्यूनिंग करेगा और लड़की लड़की के साथ ट्यूनिंग करेगी, इसलिए इनका सेटलमेंट नहीं हो, उससे पहले ये प्रबंध करके गए थे। वो प्रबंध क्या है देखो, 1862 में ये लोग 1862 में ये प्रबंध करके गए जिसको हम इंडियन पीनल कोड कहते हैं, आईपीसी कहते हैं। आज भी ये पुलिस में धारा चलती है, आप सही बात सुनते हो, कभी मूवी में देखा होगा या रियल लाइफ में भी कि किसी के ऊपर आईपीसी की धारा लगी, जैसे आईपीसी की धारा 302 के तहत सजाए मौत दी जाती। तो ये आईपीसी क्या है, इंडियन पीनल कोड है। पीनल कोड का मतलब किसी को कोई अपराध करने पे सजा कैसे दी जाएगी, इसका वहां उसके अंदर क्या किया गया, वर्णन किया गया। इसको हम आईपीसी कहते हैं। 1862 में इसको अंग्रेजों ने बनाया था। जब अंग्रेजों ने इंडियन पीनल कोड बनाया था, उसके अंदर एक धारा लिखी थी, उस धारा का नाम है सेक्शन 377 है। ध्यान रखना, इसको 370 से मत मैच करना। 370 अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का अनुच्छेद है और धारा 377 आईपीसी की धारा, ये एक अधिनियम है, उसकी धारा, इंडियन पीनल कोड की धारा है 377। क्या लिखा हुआ था इस धारा के अंदर? इस धारा के अंदर यह लिखा हुआ था कि एक पुरुष का संबंध महिला से और एक लड़के का संबंध लड़की से हो सकता है, वो आपस में शादी कर सकते हैं या रिलेशंस कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार के अगर संबंध बनाए जाते हैं वो एक क्राइम होगा। यानी एक पुरुष पुरुष से संबंध बना लेगा, एक महिला से संबंध बना लेगी, पुरुष किसी पशु से संबंध बना लेगा या किसी से भी कुछ भी कर लेगा, इस तरह के संबंध क्या माने जाएंगे, आपके गलत माने जाएंगे। अब आप सर कहोगे पशु के साथ कौन करता है? अरे भाई ऐसी चीजें होती है, कुछ सोसाइटीज हमने देखी है जिनमें ये सिस्टम पाया जाता है कि वहां पे इस तरह की चीजें भी हो जाती है। तो इस तरह की चीज को आर्टिकल 377 आर्टिकल की धारा जो 377 इसके अंदर क्रिमिनलाइज्ड कर रखा था। मतलब इस तरह का कार्य करना क्या था, आपके गलत था। सिर्फ और सिर्फ पुरुष का संबंध महिला से और महिला का संबंध पुरुष से, और वो भी कैसा, सिर्फ सारे जो सेक्सुअल संबंध होते हैं उसी की बात थी। ओरल और जो बाकी प्रकार की जो सेक्सेस होती है उनको उसमें अलाउ नहीं किया गया था। इस वजह से इस धारा को धारा 377 के अंदर लिख दिया गया कि इस तरह इसके अलावा जो संबंध बनाए गए, यानी पुरुष स्त्री के अलावा पुरुष पुरुष संबंध बनाएगा या स्त्री स्त्री संबंध बनाएगी, वो क्राइम होगा और इसकी अगर कहीं पे भी रिपोर्ट होगी तो उस व्यक्ति को सजा होगी जिन्होंने ये क्राइम किया। तब 2001 में एक मामला आता है। 2001 की बात करूं, आजादी के बाद ये मामला चलता रहा। LGBTIQ कम्युनिटी जो है ये काफी मजबूत हो गई और इस कम्युनिटी ने 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट में एक वाद लगाया, एक केस किया और उन्होंने जाके कहा कि भाई हमारी बात सुनो, हमें भी वो अधिकार प्राप्त है जो बाकी लोगों की, हमारी जो सोच है, फीलिंग है, हमारी क्या करें, हमारी फीलिंग किसी पुरुष है लेकिन पुरुष के प्रति ही फीलिंग आती है, महिला के प्रति फीलिंग ही नहीं आती है, तो हमारा क्या कसूर है, भगवान ने हमें ऐसा बना दिया तो हमें कोई कानून की शरण दो। तब दिल्ली हाईकोर्ट वहां पे उनको सुप्रीम कोर्ट भेज देता है। सुप्रीम कोर्ट वापस दिल्ली हाईकोर्ट में कहता है कि आप दिल्ली हाईकोर्ट में जाओ और दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर के वहां पे क्या करो, PIL लगाओ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाओ कि इन लोगों को जनहित याचिका कहते हैं। तब 2009 में ये ऐसे चीजें चलती रही। 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट एक डिसीजन देता है और वो डिसीजन लैंडमार्क डिसीजन था। भारत की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा एक डिसीजन आया। डिसीजन क्या है? दिल्ली हाईकोर्ट 2009 में डिसीजन देता है नाज फाउंडेशन केस। ये नाज फाउंडेशन है जो इन लोगों के लिए कार्य करती है, एक फाउंडेशन है, एक संस्था है, NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनके लिए कार्य करती है। नाज फाउंडेशन जाके दिल्ली हाईकोर्ट में केस जीत गई और नाज फाउंडेशन के पक्ष में फैसला देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा LGBTIQ जो कम्युनिटी है इसके ऊपर जो धारा 377 रोक लगाती है, यानी ये IPC की धारा जो 377 है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 14, 15 व 21 का उल्लंघन करती है। यानी भारतीय संविधान के 14, 15 और 21 में क्या लिखा हुआ है? 15 में लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति के साथ लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब ये लोग LGBTIQ के कम्युनिटी के जो लोग हैं, अगर ये लोग एक दूसरे संबंध में पुरुष पुरुष से संबंध बना लेता है तो लोग उसका विरोध करते हैं लिंग के आधार पर, तो लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऐसा संविधान में लिखा हुआ है। तो इनके साथ क्यों हो रहा है? एक तो ये आर्टिकल 15 का क्या है? सीधा उल्लंघन है। किसी को भी इस प्रतिष्ठा के साथ जीने का और किसी को भी अपनी प्राइवेसी रखने का पूरा अधिकार है, इसलिए अनुच्छेद 21 का भी क्या है? उल्लंघन है। ऐसा किसने कहा? दिल्ली हाईकोर्ट ने इस फैसले में कहा और उन्होंने कहा कि पूरी जो धारा 377 है ये गलत नहीं है लेकिन इसका कुछ हिस्सा गलत है। तब दिल्ली हाईकोर्ट का फैसले में क्या कहा? दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले में कहा कोई भी व्यक्ति एडल्ट है, एडल्ट का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है, ठीक है, और वो दूसरे किसी, जैसे पुरुष का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, कोई भी पुरुष है 18 साल से ऊपर है, किसी दूसरे पुरुष के साथ सहमति से अगर उसके संबंध है, पुरुष के साथ संबंध है तो वो गलत नहीं है, वो LGBTIQ कम्युनिटी का क्या है? अधिकार है। ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया। लेकिन एडल्ट होने चाहिए, ऐसा नहीं एक व्यक्ति एडल्ट है, किसी छोटे बच्चे के साथ में उन्होंने ऐसा कर लिया, किसी लड़के पुरुष ने लड़के के साथ, छोटे लड़के के साथ कर लिया, वो तो क्राइम है, उसकी तो सजा होगी और आज भी वो सजा, आज भी ऐसा ही सजा ही है। लेकिन एडल्ट है
और कंसेंसुअल सेक्स है। कंसेंसुअल सेक्स का मतलब होता है वो लोग सहमति के साथ ऐसा कर रहे हैं, तो पुरुष पुरुष से कर सकता, महिला महिला से कर सकती। दिल्ली हाईकोर्ट में ये फैसला चला गया। दिल्ली हाईकोर्ट के जैसे डिसीजन आया तो सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते, क्योंकि हाईकोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। एक व्यक्ति थे सुरेश कुमार कौशल, सुरेश कुमार कौशल जाके केस कर देते हैं नाज फाउंडेशन के खिलाफ और कहते हैं ये गलत है, आप दिल्ली हाईकोर्ट के डिसीजन को पलटिए, क्योंकि इन्होंने तो पूरी आईपीसी धारा 377 को क्या कर दिया है, गलत साबित कर दिया, और ये कह रहे हैं कि एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी जो है शादी कर सकती है, संबंध बना सकते हैं। तब सुप्रीम कोर्ट 2013 में कहता है कि भाई दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला गलत है, हम इसको वापस क्या करते हैं, वापस बदलते हैं, और एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो आपस में संबंध बना सके। अगर ऐसा किया गया तो वो क्राइम माना जाएगा। यानी वापस दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बदल दिया। फिर क्या हुआ, ये मामला चलता रहा। फिर एक नवतेज सिंह जोहर नाम के एक व्यक्ति ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसने पीआई लगा दी और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहता है कि आपने जो फैसला दिया था उसके ऊपर दोबारा विचार कीजिए। तब 5 जजों की बेंच बैठती है। कितने जजों की बेंच बैठती है? 5 जजों की बेंच बैठती है, और 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वही सुप्रीम कोर्ट जो 2013 में कहता है कि धारा 377 सही है, वही सुप्रीम कोर्ट 2018 में आके कहता है धारा 377 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। और इसके अलावा ये इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। यानी धारा 377 के अंदर लिखा हुआ है कि पुरुष महिला से शादी कर सकता है और महिला पुरुष से शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष से शादी नहीं कर सकती है। इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, और अब जो एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी के लोग, जो समलैंगिक लोग हैं, वो शादी कर सकते हैं या वो संबंध बना सकते हैं, वो साथ साथ रह सकते हैं। ये डिसीजन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया नवजेत सिंह जौहर केस के अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना, एडल्ट हो और उसमें कॉन्सेंसुअल संबंध हो, मतलब दोनों की सहमति से हो। किसी के साथ फोर्सफुली ऐसा किया जाता तो वो आज भी क्राइम है, लेकिन फोर्सफुली नहीं, दोनों की सहमति के बाद अगर कोई एडल्ट इस तरह के संबंध रखता है तो उसे क्या नहीं माना जाता है, क्रिमिनल लॉ में माना जाता है। यानी अब वर्तमान में धारा 377 जो है ये क्या हो चुकी है, हट चुकी है आईपीसी से, और अब इसका यहाँ पर कोई महत्व नहीं रहा है। इसको आपको समझना है। अब जो एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी के जो लोग होते हैं वो आपस में शादी कर सकते हैं, संबंध बना सकते हैं। तो आप वेट कीजिए कब आपके पड़ोस में क्या आने वाला है, आपको इनविटेशन आने वाला है जिसमें एक लड़की की शादी लड़की से हो रही हो। आप जैसे संघ देखते हो, एक लड़के का नाम दूसरे वहां पे, तो वहां क्या लिखेगा, लड़की लड़की के साथ संघ बना हुआ आएगा, लड़के का लड़के के साथ वेट्स बना हुआ आएगा। तो ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपके क्या विचार है? तो ये भी आपको समझना है कि ये चीज है। अब समझते हैं कि ये सारी चीज दुनिया में ऐसी चीज थी और भारत में ये चीज थी, और वर्तमान में वापस दिल्ली हाईकोर्ट में मामला गया और भारत सरकार वहां जाके कहती है, भारत सरकार कहती है हम आज भी इस चीज के खिलाफ है कि जो होमोसेक्सुअलिटी थी इसके खिलाफ है, क्योंकि ये हमारी प्रकृति के खिलाफ है, ये हमारी प्रकृति का उल्लंघन है। इस वजह से हम भी, हमारा सरकार ने कहा, हमारा स्टैंड ये है कि इस चीज को हम कानून के रूप में नहीं देना चाहते हैं, हम कानून नहीं बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारी नेचर के खिलाफ है, प्रकृति के खिलाफ है। ये बात कही गई। जब ये लैंडमार्क जजमेंट आया था तब सुब्रमण्यम स्वामी नाम के व्यक्ति थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों नहीं कर देते कि किसी पुरुष के पशु के साथ संबंध भी क्या है, सही है, ऐसा कर दो आप। तो फिर इसका विरोध भी होता है और यहाँ पे विरोध नहीं भी होता है। एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ चीजें गलत होती है, कुछ चीजें सही होती है, कोई 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस चीज को समझना है। एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी गलत क्यों है? तो गलत इसलिए है क्योंकि ये लोग प्रकृति के विरुद्ध जाकर के कार्य करते हैं। यानी एक पुरुष का संबंध महिला से हो सकता है, लेकिन एक पुरुष का संबंध पुरुष से हो गया तो ये तो प्रकृति के खिलाफ हो गया, संबंध बनाने की क्या नहीं है, कोई संभावना ही नहीं बचती है। और अगर दूसरी बात ये जो हमारा रिलीजियस थॉट है, ये चीज फिर आप रिप्रोडक्शन कैसे करोगे, आप प्रजनन कैसे करोगे, अपनी संतति को आगे कैसे बढ़ाओगे अगर एक पुरुष पुरुष से शादी करना शुरू कर देगा, एक महिला महिला से शादी करना शुरू कर देगा। दूसरा, सोसाइटी को गलत मैसेज जाता है कि पुरुष पुरुष से शादी कर सकता है, इस तरह की चीजें होती है। तो ये कुछ पक्ष हैं जो रखे जाते हैं कि और ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है, हमारे नेचर के खिलाफ है, ऐसे पॉइंट रखे जाते हैं। किसके खिलाफ? एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी खुद क्या कहती है? ये लोग ये कहते हैं कि हम खुद ऐसे नहीं है, हमें भगवान ने ऐसा बनाया है। हमें भगवान ने जब ऐसा बनाया तो हम क्या करें बताओ। एक हम ऐसा लेते हैं, कोई व्यक्ति गे है, पुरुष के प्रति उसका अट्रैक्शन है, हमने उसकी शादी एक महिला के साथ कर दी। अब वो व्यक्ति उस महिला के साथ अट्रैक्ट होता ही नहीं है। जब वो उस व्यक्ति महिला से अट्रैक्ट होता ही नहीं है तो इस पुरुष और इस महिला दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो पुरुष उसके प्रति अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। तो फिर उस महिला की जो सेक्स डिजायर्स है वो कौन पूरी करेगा? इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि जब हमें भगवान ने ऐसा बना दिया है तब हम इसमें क्या करें, तब फिर हमें अधिकार दीजिए कि हम उनके साथ क्या कर सकें, संबंध बना सकें, हम भी एक सोसाइटी का हिस्सा बन जाए और हम भी यहाँ पे जिंदा रह सकें। ये एक विवाद का विषय,
कुछ लोग इसके पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में रहेंगे। अब आप देख लीजिए कि आपने क्या विचार बनाया इस वीडियो को देखने के बाद में। लेकिन जो भी विचार बनाए पॉजिटिव विचार बनाए, क्योंकि आधी बातें इनकी भी सही है, आधी बातें इनकी भी सही है। अपने को मिडल वे लेना है, बीच का रास्ता लेना है कि जहां पे दोनों बातें सही हो। क्योंकि एक सोच रख करके अगर एक पहलू को आप ज्यादा बढ़ा दोगे तो दूसरा पहलू वहां पे हार जाएगा, और ये अच्छी बात नहीं है लोकतंत्र के अंदर। और इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे शब्दों का यूज किया गया जिसको आप, क्योंकि लोकल लोग देख रहे होते हैं तो आप इसको मानते हो कि सर ये तो गलत बात है, थिमार सा की आज कई और वीडियो मन था, ठीक है। इस वजह से वैसा नहीं समझे, ऐसा कुछ नहीं था। ये इश्यू समझाने के लिए उन शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, तो आप किसी भी प्रकार का इश्यू नहीं करें। इसलिए शुरुआत में मैं बोल दूंगा, कृपया इस वीडियो को देखने से पहले ये समझ लें कि इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खुश अब, ठीक है। अपनी सोच अच्छी रखिए, थोड़ा मैच्योर माइंड के साथ पढ़िए, ये चीजें पढ़नी है हमें, ठीक है। और इसी वजह से भारत में ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा रेप क्यों होते हैं, ये सारी चीजें इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन नहीं देते हैं, उन्हें हम लैंगिक शिक्षा देते ही नहीं, उन्हें ये चीजें हम बताते ही नहीं है, और उनके मन में बहुत अलग प्रकार का एक टैबू चलता है, उनके दिमाग के पीछे और ही अलग प्रकार की सोच चल रही होती है कि ये चीजें होती होगी, ये चीजें, और फिर उसमें ऐसी चीजों को अंजाम दे देते हैं जैसा जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है। और आजकल सोशल मीडिया का जमाना है जिसमें लोग मोबाइल फोन वगैरह देख के बाद इस सोच को और भी ज्यादा क्या मिल रहा है, तवज्जो मिल रहा है। मूवीज आप देख लो, सीरियल्स देख लो, वेब सीरीज देख लो, उसमें बहुत ज्यादा वायलेंस और सेक्सुअल चीजें आनी शुरू हो गई है, तो आप उनसे बच के रहिए। अपनी एक अच्छी पॉजिटिव सोच बनाइए, एक मैच्योर थिंकिंग क्रिएट कीजिए, और मैच्योरिटी के साथ किसी चीज को देखिए कि उस चीज बात जो कही गई है क्या वास्तव में वो सही है। अगर जिस दिन आप इतना दिमाग ग्रो कर लोगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और इस तरह के जो लोग हैं LGBTIQ कम्युनिटी के, उनको भी सेटलमेंट मिल जाएगा। तो जो भी हो, जो भी आप अपनी मानसिकता बनाते हैं वो आपके विचार होंगे, लेकिन मेरा विचार यह है कि आप पूरा ये इतिहास हिस्ट्री जान करके उसके बाद एक अच्छी सोच के साथ अपनी सोसाइटी में जिए और ऐसे लोगों को जीने दें। ऐसा नहीं हो किसी के साथ प्रोफेसर रामचंद्र जैसा किसी व्यक्ति को मार दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है कि आप अपनी किसी चीज को साबित करने के लिए किसी की हत्या कर दें, वो तो किसी हद में भी सही नहीं है। हाँ ठीक है, आप विरोध कर सकते हो कि ये कानून नहीं होना चाहिए, ये बात प्रकृति के खिलाफ है, तो वो लोग भी मानते हैं ये प्रकृति के खिलाफ है, लेकिन हमारी मानसिकता ही वो कहते हैं ऐसी है। तो अब जो भी है, अब आप अपना विचार रखिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप इस वीडियो में आप बहुत नई नई चीजें सीखे होंगे जो आपने पहली बार जानी है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे और भी टॉपिक, इश्यूज जिनके बारे में आप जानते नहीं हो, जिनके बारे में आपको पता नहीं है कि ये चीजें क्या होती है, आप हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, आपको जरूर वहां पे ऐसे वीडियोस मिलेंगे। जब भी जुड़ते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने जो मेरा वीडियो देख के चले जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरे भाई बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, इस वजह से जब भी चैनल पे आए तब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और आगे शेयर भी जरूर करते हैं। थोड़ा अंग्रेजी से डरिए मत, ये तो ऐसी अंग्रेजी ले आता हूं मैं क्योंकि हिंदी में इन चीजों को लिखने का मतलब बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है और मैटर भी नहीं करता, इसका लेके आता हूं। तो अब चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सीखते रहिए और सिखाते रहिए, बाय। इनकी मृत्यु हो गई थी।